हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इम्पोर्टेंस रिलेशंस के बारे में एंड हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड। ठीक है, तो पहले ये दोनों टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले हम दो सवाल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ये जो दो सवाल है ये पिछले टॉपिक पे लेक्चर 07 पे। ठीक है, तो आप ये मैं सवाल दे रहा हूँ, आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है, मैं अपने माइक को फिक्स कर लेता हूँ। हाँ, ये हमारा सवाल है। व्हाट इज द molarity molarity of molarity of 10% by weight of NaOH solution having density having density having density having density is having density is 1.25 ग्राम पर ml। ये सवाल को पहले आप पॉज की वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। हो गया, चलिए देखिए। तो हमने क्या बोला था, जितने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर सवाल है सारे सवालों को हम बाहुबली ट्रिक से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जीरो काटा यहाँ पे ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये हमारा बाहुबली ट्रिक्स है। ठीक है, इसमें से ये जीरो काटा हम लोग खेलते हैं ना, जीरो और काटा ऐसे वाला, ऐसा ही इसमें ड्रा करना है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। कॉलम 1 जो यहाँ से यहाँ तक ये केवल सॉल्यूट के लिए है। कॉलम 2 हो गया सॉल्वेंट के लिए हो गया, और कॉलम 3 हमारा सॉल्यूशन के लिए हो गया। ठीक है, हाँ। अब ये जो हमारा रो है, रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। ठीक है, कॉलम को हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं और रो को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिए ये वाला सॉल्यूट का होगा, ये सॉल्वेंट का होगा, ये सॉल्यूशन का होगा, ये रो का होगा, ये रो का, ये रो 1, रो 2, रो 3। तो रो 1 में क्या होता है, वेट होता है, मतलब इसमें सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूशन का वेट। रो 2 में क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। रो 3 में क्या होगा, डेंसिटी, सॉल्यूट का डेंसिटी, सॉल्वेंट का डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, 10% बाई वेट ऑफ NaOH सोल्यूशन दिया हुआ है। 10%, सवाल में क्या दिया हुआ है, 10% बाई वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है, ये 10% बाई वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट का वेट निकल गया 10 ग्राम, तो सॉल्यूट का वेट कितना हुआ, 10 ग्राम हो गया, और सॉल्यूशन का भी वेट हो गया जो 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम हो गया और सॉल्यूशन का वेट कितना आया, 100 ग्राम हो गया। ठीक है, और डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का, वहां पे देखिए सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया 1.25 ग्राम पर ml। तो ये सॉल्यूशन का डेंसिटी वाला डब्बा है, ये सॉल्यूशन का ये वेट वाला डब्बा है, क्योंकि इसमें वेट है यहाँ पे रो 1 में, और ये सॉल्यूट का वेट वाला डब्बा है। ठीक है, निकालना क्या है, ठीक है, निकालना क्या है, मोलारिटी निकालना है ना, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये होता है मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है आपको, हाँ पता है। कहाँ पता है सर, वेट पता है, सॉल्यूट का मोल नहीं पता है, तो वेट निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NaOH सॉल्यूट है, तो यहाँ पे सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH। तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट NaOH का पता है 10 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब 0.25 आ गया मोल।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, लीटर में निकालना है, तो ये नहीं पता है। यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, क्या हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? देखिए, तो हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.25 ग्राम पर एमएल है, तो 1.25 यहाँ चिपकाएंगे। मास निकालना है तो एक्स मास तो दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है तो मास कितना है? 100 ग्राम है, वॉल्यूम को वी मान लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारा v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 1.25, ठीक है। पॉइंट ऊपर जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा, और ये या ये हो जाएगा ऐसे 25 5 ज़ा 125, 25 25 4 ज़ा 100, और ये इसको काटो 20, तो हमारा v इक्वल टू 80 ml आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डेंसिटी ग्राम पर ml था, ठीक है। अब हम मोलरिटी निकालेंगे, तो कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था हमारा? 0.25, ठीक है, और वॉल्यूम 80 ml, पॉइंट नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25 16 हो गया, इसको काटेंगे 20, तो मोलरिटी कितना आ गया? 1/16 टू 20 कितना हो गया? 320 हो गया मोल पर लीटर। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग से गलती हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में ले रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे ml में निकाल रखा है, तो ml ही चिपका दिया है, तो हमसे गलती ये हुई, यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में लेना है। तो मोलरिटी ये गलती नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.25 है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 80 ml है, तो 80 को 100 से डिवाइड 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर में 1000 चला जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है, ये कैंसिल इसको कर दिया। अब ये कितना बचा? ये 8 बचा, 25 बचा, तो ये डिविजिबल है नहीं, तो हमारा 25/8 मोल पर लीटर, ये आपका क्या आ गया? मोलैरिटी आ गया, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, आते हैं सेकंड सवाल की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 20% weight by volume of NaOH solution having density is 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। हो गया? बन गया? चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH दिया हुआ है, तो 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना होता है? 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वेट ऊपर है तो 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मीन्स NaOH is present in 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम है ना 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बाहुबली ट्रिक्स के थ्रू हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जीरो काटा खेलेंगे यहाँ पे, ये हमारा सॉल्यूट है,
ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है, ये वेट होता है, ये वॉल्यूम होता है और ये होता है हमारा डेंसिटी। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया, डेंसिटी वाला डब्बा ये है, तो डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम है पर ml। क्या और कुछ भी दिया हुआ है? हाँ, इसका मीनिंग जो मैंने निकाला 20 ग्राम NaOH, NaOH का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है तो 20 ग्राम। और क्या दिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वाला डब्बा ये है, तो 100 ml वॉल्यूम दिया हुआ है। निकालना क्या है? मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी का क्या होता है फॉर्मूला? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में? केजी में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ग्राम में, क्योंकि इसमें तो ग्राम में ही निकलेगा हमारा सॉल्वेंट का वेट, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करके हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल जाएगा, सॉल्यूट हमारा NaOH है, तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? यही तो हमारा सॉल्यूट है, तो 20 हो गया, इसका वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, कितना हो गया 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 1/2 का मतलब हो गया 0.5 आ गया मोल, ठीक है। और सॉल्वेंट का वेट नहीं पता है मेरे को, तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं क्या। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? जानते हैं कि सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट होता है, क्योंकि वेट क्या होता है? एडिटिव नेचर होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन का क्या निकाल लेते हैं? मास निकाल लेते हैं। तो फॉर फाइंडिंग मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी कितना 1.25 दिया हुआ है, मास निकालना है x मान लेते हैं और वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 100, नीचे आएगा 100, कट गया। फाइनली हमारा x का इक्वल टू आ गया 125 ग्राम, तो ये हमारा आ गया 125 ग्राम। अब सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है तो 125 में से 20 ग्राम घटा दो, कितना आ जाएगा? 105 ग्राम। ये आ गया आपका सॉल्वेंट। ग्राम में आया है तो मोलालिटी स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 0.5 मोल आया, भी निकला है NaOH का। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, लेकिन यहाँ पे तो ग्राम में है, तो कोई बात नहीं, 105 ग्राम को हम किससे केजी में कन्वर्ट करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, नीचे 1000 लिखेंगे, लेकिन जब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया? नीचे आएगा 10, कट गया, कैंसिल हो गया, 100 बचा। अब ये 21 टाइम्स में कटेगा और ये 20 टाइम्स में कटेगा, तो हमारा मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा 20/21 मोल पर केजी इसका होता है SI यूनिट, ठीक है। कॉपी कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, आप लोग बताइएगा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक को। तो ये सब सवाल, जितने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर सवाल है, आसानी से बाहुल्ट्रिक्स सॉल्व कर दे रहा है। और इम्पोर्टेंस रिलेशन है जो आप लोगों को जाननी चाहिए, वो रिलेशन मैं बस बता दे रहा हूँ। उसका प्रूफ आप लोग एग्जाम में नहीं पूछता है तो प्रूफ को मैं स्किप करता हूँ, बस आपको रिलेशन बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारा है इम्पोर्टेंस रिलेशन। इम्पोर्टेंस रिलेशन, ठीक है। इसमें पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, ठीक है। अब देखो, अभी जो हमने सवाल कराया, मोलालिटी कैलकुलेट करना था, किसी में मोलारिटी कैलकुलेट करना था, तो वहां पे हम लोग बाहुल्ट्रिक्स से सवालों को कर रहे थे। अब इस रिलेशंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जो सवाल में मोलारिटी दिया हुआ है, आपको मोलारिटी निकालना है या मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी दिया हुआ है, तो इस सवाल के रिलेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफी लेंदी है। और अगर आप इस फॉर्मूले को अगर भूल गए एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका तो क्या होगा जो आपके साथ, आप ही जान रहे होंगे, है ना।
तो हम तो यही बोलेंगे कि आप इस रिलेशंस को बस याद रखिए, ठीक है। इससे एक सवाल आता है नीट जेई में, इसके रिलेशंस पे सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट और करेक्ट, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस रिलेशन को, मोलालिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू होता है स्मॉल लेटर m इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू कैपिटल M, ये मोलारिटी हो गया, अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हो गया आपका मोलालिटी हो गया, ये रिलेशन है। यहाँ पे D डेंसिटी है सॉल्यूशन का, कैपिटल M मोलारिटी है, तो ये आपका रिलेशन है मोलालिटी का, ठीक है। सेकंड रिलेशन जो हमारा है, सेकंड रिलेशन जो है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी, स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है S इजकल टू होता है मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड, मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉलिड का मोलर मास, ये रिलेशन है। इसको भी याद कर लीजिएगा। रिलेशन 3 जो हमारा है, रिलेशन 3, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिलेशन है मोलालिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रिलेशन हमारा है। अब इसी में रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी में एक और पार्ट आता है रिलेशन, इसी का ही रिलेशन आता है रिलेशन 2, मतलब इसका एक और रिलेशन पार्ट आता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं ना मोल फ्रैक्शन। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आएगा ना। फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो क्या हम इस मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के रिलेशन को एक और मैं नया रिलेशन दे सकता हूँ। हाँ, क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने लिखा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने लिखा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन था। एक फोर रिलेशन है, फोर्थ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना पहले आप लोग कॉपी कीजिए, हो गया। चलिए फोर्थ रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। जो फोर्थ हमारा रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रिलेशन देखिए,
फोर्थ रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो नॉर्मलिटी पढ़ाया नहीं। हाँ, हमने पढ़ाया नहीं, हम नॉर्मलिटी को रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे बस आप लोग रिलेशन याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक सवाल आता है ये दोनों रिलेशन में। हाँ, तो क्या रिलेशन है? रिलेशन है नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और मोलारिटी को कैपिटल एम से। तो नॉर्मलिटी अपॉन एम इज इक्वल टू एन फैक्टर। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। अब एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर हम लोग 3 कंपाउंड का कैलकुलेट करते हैं, एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है, तो हम लोग एसिड का एन फैक्टर कैसा कैलकुलेट करते हैं? तो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ एसिड। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा। एसिड, अब एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है कि एसिड का जब हम आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन करते हैं वाटर के अंदर, तो एसिड H+ आयन देता है। ठीक है, सारे एसिड H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ H+ आयन देगा दैट गिव्स एन फैक्टर ऑफ एसिड। ठीक है, तो ऑन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, on dissociation or ionization which gives H+ ions, which gives H+ ions, and then which gives H+ ion, then total number of H+ ions gives n factor of an acid। अब एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल HCl है, HCl को अगर आयोनाइज करेंगे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ H+ कितना है? नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन से यहाँ पे जो है 1 है। कितना है? 1 है। इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल H2SO4। यहाँ पे कितने यहाँ पे हाइड्रोजन? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक H+ में ब्रेक करेगा, H+Cl- में। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है H2SO4 में? 2 है, तो 2H+ में ये ब्रेक करेगा, SO4 2-। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H+ आयंस कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आया? एन फैक्टर इसका 2 आ गया। ठीक है, हाँ थर्ड क्वेश्चन HNO3। अब आप हाइड्रोजन को काउंट कीजिए और बता दीजिए H+। एक हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ H+ आयंस 1 बनेगा, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आयोनाइज नहीं करने आ रहा है तो यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है उतना आयोनाइज होगा, वही आपका क्या होगा? एन फैक्टर होगा। तो ये H+, एक H+ में आयोनाइज होगा प्लस NO3- में, तो क्या देगा? नंबर ऑफ H+ आयंस देगा। कितना देगा? नंबर ऑफ H+ आयन कितना है? 1 है। इसलिए इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन बता सकते? और क्या होगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये हो गया 2H+ और CO3 2- में आयोनाइज होता है। तो यहाँ पे कितना होगा एन फैक्टर? यहाँ पे आपका एन फैक्टर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल हो सकता है कुछ? एग्जाम्पल हो गया हमारा, हाँ एग्जाम्पल हो गया हमारा H3BO3। ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे 3H है ना, तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे 3H+ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही H+ में डिसोसिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही H+ में डिसोसिएट होता है।
ठीक है, ऐसा क्यों, ये स्ट्रक्चर का, इसका रीजन स्ट्रक्चर है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप इसको याद कर लीजिए। एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का क्या होता है, ये मोनोबेसिक होता है और इसका एन फैक्टर 1 होता है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है, और 6 नंबर देखें, CH3COOH। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, तो आपको लग रहा होगा कि 4 H प्लस देगा, नहीं, ये भी एक्सेप्शन केस है, यहाँ भी एक ही H प्लस डिसोसिएट होता है और बाकी का CH3COO माइनस एसिटेट आयंस। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर 1 हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है, और इसको हम लोग आईयूपीएसी में इथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो इथेनोइक एसिड, बोरिक एसिड का दोनों का एन फैक्टर 1 होता है। ये दोनों वीक बेस, वीक एसिड है, वीक एसिड है। हाँ, यहाँ से हम लोग जो एसिड जितना ज़्यादा पानी के अंदर आयोनाइजेशन होने पर H प्लस आन देगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 H प्लस देगा, लेकिन अपने जितने हाइड्रोजन था उससे कम ही दिया, तो ये हमारा वीक एसिड हो गया। मतलब ये उतना डिसोसिएट आयोनाइज उतने अच्छे से नहीं हो पाया, तो ये वीक बेस है, वीक एसिड है। ठीक है, तो जितना H प्लस देगा उतना ही बढ़िया एसिड, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, ये था हमारा एसिड था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है, फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड। तो यहाँ पे कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड, फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड। ठीक है, अब जिस एसिड का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हमारा H प्लस आ रहा है ना, एन फैक्टर कम आ रहा है, तो वो उसका रीजन यही है, मतलब उसका रीजन, एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। हम लोग स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे। ठीक है, या रिडॉक्स में भी हम बता सकते हैं सब। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ऐसा एसिड जो फॉस्फोरस कंटेनिंग है, जैसे एग्जांपल हो गया H3PO4 हो गया फर्स्ट एग्जांपल, इसका हमारा एन फैक्टर क्या होगा, नंबर 2। H3PO3 क्या होगा एन फैक्टर, नंबर 3। H3PO2 क्या होगा। अब ये क्या है, फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड है। तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। अगर इसका आपको एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम काउंट कीजिएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1। जितना ऑक्सीजन एटम होगा उसमें से एक घटा देना, वो एन फैक्टर निकल जाएगा फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो 4 - 1 = 3, ये आपका एन फैक्टर हो गया। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे 3 - 1 = 2, इसका हो गया आपका एन फैक्टर 2 हो गया। इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 - 1 = 1, ये क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड का एन फैक्टर, आप इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेस का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेस का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ बेस। अब बेस क्या होता है, थोड़ा बेस के बारे में जान लेते हैं। जब हम बेस का आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन करते हैं पानी के अंदर, तो ये OH माइनस देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। इट मींस दैट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स एन फैक्टर ऑफ बेस, राइट। ठीक है, तो जितना OH माइनस की संख्या होगी वही होगा हमारा एन फैक्टर ऑफ बेस होगा। तो ऑन डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, ऑन डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ बेस gives OH minus ion, then total
number of OH minus ion gives n factor of base। ठीक है, अब सवाल के थ्रू समझते हैं, मतलब जितना ज्यादा पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या होगी उतना ही हमारा बेस का एन फैक्टर होगा। ठीक है, सवाल के थ्रू समझते हैं। सवाल नंबर 1, जैसे हमारा है NaOH। ठीक है, इसको अगर डिसोसिएट करेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा, Na प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे देखना है कि नंबर ऑफ OH माइनस आयंस कितने बन रहे हैं, कितने में डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 1 है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 1 है तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल नंबर 2, KOH। तो ये K प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ भी 1 है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे 2 OH है तो लग रहा है कि 2H पर, हाँ 2 होगा, तो Mg2 प्लस और 2 हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे 2OH माइनस टूट जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 2 है, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 4, एल्युमिनियम AlOH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम 3 प्लस और OH 3 है, 3OH माइनस में ब्रेक होगा, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, होगा ना। फिर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस से क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस में ब्रेक करेगा और 2OH माइनस में डिसोसिएट होगा, तो यहाँ भी एन फैक्टर 2 होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या 2 है। ठीक है, तो ये था आपका बेस था। ठीक है, तो अब हम लोग साल्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, साल्ट को हम इसी में कवर कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ साल्ट, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर ऑफ साल्ट। अब साल्ट का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो साल्ट का कंपाउंड होगा उस कंपाउंड को सबसे पहले आप आयंस में ब्रेक कर लीजिएगा, उसके बाद काउंट कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ चार्ज काउंट कीजिएगा, सॉरी आयंस नहीं। पहले क्या करना है, साल्ट कंपाउंड को आयंस में ब्रेक कर लेना है, उसके बाद आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अब चार्ज वहां पे 2 तरह के क्रिएट होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों में से किसी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट कीजिए या टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट कीजिए, एंड दैट गिव्स एन फैक्टर ऑफ साल्ट। सवाल के थ्रू समझते हैं। तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप साल्ट को आयंस ब्रेक कर लीजिए, सबसे पहले आप साल्ट को आयंस में ब्रेक कर लीजिए एंड देन काउंट टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, देन काउंट टोटल नंबर चार्ज दैट which gives n फैक्टर ऑफ साल्ट। ठीक है, ये आपका
साल्ट के बारे में। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है NaCl। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक साल्ट है AXBY। तो साल्ट में क्या होता है, आयंस में तोड़ने में बहुत परेशानी होता है। आयंस में कैसे टूटते हैं सर बता दीजिए। ठीक है, तो ए का ये एक्स क्या है, एक्स हमारा सबस्क्रिप्ट है। ये एक्स वाई को क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम CaCl2 है ना, तो यहाँ पे कैल्शियम का सबस्क्रिप्ट 1 है, क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट 2 है। तो एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये एक्स को, ये जो एक्स है, एक्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना, मतलब इसका वाला सबस्क्रिप्ट बी के माथे पे आ जाएगा और वाई का बी का सबस्क्रिप्ट ए के माथे पे आ जाएगा। ठीक है, इसका सबस्क्रिप्ट इसके माथे पे आ जाएगा। तो हम जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे माथे टू माथे, तो इसका वाला सबस्क्रिप्ट इस पे, तो वाई प्लस और उसका उस पे क्या आ जाएगा, ए का सबस्क्रिप्ट एक्स आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन से प्लस माइनस कैसे यहाँ पे देंगे। तो प्लस माइनस डिपेंड करता है कि दोनों में मेटल नॉन मेटल कौन है, दोनों में मेटल नॉन मेटल कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है, डोनर होता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। आप लोग 10 से 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या एक्सेप्टर होता है, गेन होता है, गेन करता है ना, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो मान लो यहाँ पे तो ए और बी में पता नहीं है मेरे को, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए हमारा मेटल है और बी हमारा नॉन मेटल है। तो बी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और ए मेटल है तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ए वाई प्लस हो जाएगा और बी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ है। ए का सबस्क्रिप्ट क्या था, एक्स था, तो बी के माथे पे आ गया, बी का सबस्क्रिप्ट वाई था तो ए के माथे पे आ गया, इतना कर लिए। अब ए का सबस्क्रिप्ट एक्स था तो ए के बगल में यहाँ पे कोफिशिएंट में लिख देना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। बी का सबस्क्रिप्ट वाई है तो बी के बगल में यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट डिसोसिएट हो गया आयंस में। ठीक है, अब सवाल है देखो, जैसे पहला हमारा कैल्शियम क्लोराइड हमारा साल्ट कंपाउंड है, तो इसको डिसोसिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड है ना, तो इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो कैल्शियम का यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 है और क्लोराइड का सबस्क्रिप्ट 2 है। तो क्या होगा, इसका सबस्क्रिप्ट Cl के ऊपर और क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट 2 कैल्शियम के माथे पर। तो कैल्शियम के ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस आएगा क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का सबस्क्रिप्ट 1 है। और जैसा कि मैंने बोला कि आयंस में तोड़ने के बाद इसका जो सबस्क्रिप्ट है एक्स, तो यहाँ पे लिख देना है ए के बगल में, और वाई बी का जो सबस्क्रिप्ट वाई है तो बी के बगल में यहाँ पे वाई लिखना है। तो कैल्शियम का सबस्क्रिप्ट 1 है तो कैल्शियम यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बैठता। और यहाँ पे और क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट 2 है तो यहाँ पे 2Cl- लगा देना है। ठीक है, तो अब तुमको बताना है यहाँ पे आप या तो आप काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर चार्ज में आप कोई भी चार्ज काउंट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज काउंट कीजिए, एंड दैट गिव्स n फैक्टर ऑफ साल्ट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, ठीक है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो दोनों में से आप किसी को काउंट कर सकते हैं। देन काउंट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज which gives n factor of salt, which gives n factor of salt। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है 2 है, कैल्शियम 2 है ना, 2 + 2 है, इसलिए यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, हाँ समझ में आया। कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया, तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। या आप नेगेटिव चार्ज को भी काउंट कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, या तो आप पॉजिटिव चार्ज को काउंट कीजिए वही आपका n फैक्टर देगा, या आप नेगेटिव चार्ज को भी काउंट कर सकते हैं। तो देखो 2Cl- है तो एक क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, एक क्लोरीन के ऊपर
कितने नेगेटिव चार्ज, एक होता है, तो 2 क्लोरीन है ना, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा -2, तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 2 हो गया यहाँ भी, तो n फैक्टर इसका भी 2 हो गया। तो अब जैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, या तो आप नेगेटिव चार्ज को काउंट कीजिए या तो पॉजिटिव चार्ज को काउंट कीजिए। अभी इसमें और एग्जाम्पल देते हैं, इधर हम रफ करते हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल हमारा है NaCl है, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, NaCl है। तो NaCl को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 है, या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 है, इसलिए इसका n फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। सवाल नंबर 2, KCl, K प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1 है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 है। सवाल नंबर 3, कॉपर सल्फेट, ये भी क्या एक साल्ट ही है, तो ये CO2 प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस टूटता है, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 है। फोर्थ एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Mg2 प्लस टूटेगा प्लस 2Cl माइनस से ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एल्युमिनियम सल्फाइड Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 एल्युमिनियम 3 प्लस 3SO4 2 माइनस। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, एक एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, तो 2 एल्युमिनियम के ऊपर +6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 6 हो गए। जैसे कि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है ना, तो एक एल्युमिनियम के ऊपर +3 होता है ना, तो 2 पर कितना हो जाएगा, तो 1 पर 3, तो दूसरा पे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 6 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, एक सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 3 सल्फेट पे तो 6 होगा, है ना, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है 6 है, इसलिए इसका n फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है Al2O3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एल्युमिनियम +3 प्लस यहाँ पे 3O2 माइनस, तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 6 ही है, या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी 6 ही है, इसलिए यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका खत्म होता है n फैक्टर ऑफ साल्ट, एसिड एंड बेस। कॉपी कीजिए, हो गया। चलिए अब सवाल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सवाल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपका सवाल है, सवाल को सॉल्व करते हैं, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 2m H2SO4। ये 2m का मतलब क्या हो गया, ये मोलैरिटी दिया हुआ है H2SO4 सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नॉर्मलिटी निकालना है ना, ये निकालना है, तो कैपिटल N
मोलैरिटी कितना दिया हुआ है H2SO4 का 2 दिया हुआ। अब यहाँ पे n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 का सॉल्यूट क्या होगा, और आपको पता होना चाहिए ये आपको 2H प्लस और SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होगा, इसलिए इसका n फैक्टर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो यहाँ से आपका नॉर्मलिटी जो आ गया कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड बना लीजिएगा, सारा तो ऐसा ही है ना। तो हम लोग सवाल नंबर 5 पे पढ़ते हैं। 5 4 दोनों सेम है, तो मैं 5 बता देता हूँ, 4 आप बना के लाइए घर से, वो होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.2 नॉर्मलिटी 500 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है हमने कि NaOH सॉल्यूशन को, जिसका ये दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मलिटी और 500 ml इसका वॉल्यूम इतना लिया जा रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 का कितना अमाउंट चाहिए, बेट चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब हो रहा है कि इसको इसके साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है और NaOH को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन में NaOH बचेगा नहीं। न्यूट्रलाइज वर्ड का मतलब इसको रिएक्शन में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जा रहा है। और दूसरी बात, ये एसिड और ये बेस है, तो एसिड और बेस में जब रिएक्शन होगा तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे H2SO4 न्यूट्रलाइज करेगा किसको, NaOH को, तो क्या बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा ना। क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर H2O बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब देखना है कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है नहीं है, बैलेंस है या नहीं है। तो ये H2SO4 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट यहाँ पे 1, सल्फर 1 है, सल्फर 1 यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन टोटल 3 है, 2 और 1 3 है। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो ये तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है नहीं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, तो बैलेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 सोडियम कर देते हैं, 2 सोडियम बैलेंस हो गया। सोडियम 2 हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, 2 है यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ कितना हो गया, 2 4 हो गया, इधर भी 4 हमारा हाइड्रोजन हो गया, सोडियम इधर 2, इधर भी सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 यहाँ पे, और 4 2 यहाँ पे 6 हो गया, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन H2SO4 में, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 इंटू ऑक्सीजन का 1, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए इस टाइप के सवाल में, जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इस तरह के सवाल में हमें इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल रहा है न्यूट्रलाइजेशन, एक बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया है। इसका मतलब हो रहा है कि H2SO4 जो है ना, इस NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब ये पूरी तरह से इसको समाप्त कर दे रहा है। जब ये रिएक्शन में, तो ये H2SO4 इस NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब इसको कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है रिएक्शन में इसका। तो ये जब NaOH इस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, तो ये हमारा Lr हो गया ना, NaOH क्या हो गया, Lr हो गया। जब ये Lr हो गया और हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ H2SO4 का कितना अमाउंट चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो हम ट्रिक जानते हैं क्या, एक ट्रिक बता दो तुमको, कि जिसका अमाउंट निकालना था, अमाउंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Lr बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड। क्योंकि हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो पहले मोल निकालेंगे तब ना H2SO4 का, बाई अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये वाला ट्रिक था हमारा।
तो नंबर ऑफ मोल्स इस यहाँ पे कहीं सवाल में एलर का नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, एलर का नंबर ऑफ मोल्स पता रहेगा तब ना H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड निकालेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि H2SO4 के बगल में क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका H2SO4 का हो गया हमारा क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। NaOH का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके बगल में कितना है, 2 है, तो NaOH का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तब देखा जाता है जब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो। इक्वेशन अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता नहीं सकते। ठीक है, तो फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताने के लिए इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक्स को अपनाना है। इसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलआर एनओएच है क्योंकि ये हमारा ये रिएक्शन में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ सवाल में, सवाल में दिया हुआ है इसके बारे में 0.2 एन नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया 500 ml दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तो क्या हम नॉर्मलिटी और मोलरिटी में अभी रिलेशन पढ़ा है, क्या रिलेशन था, रिलेशन क्या था, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, ये था ना, क्या था रिलेशन, एन फैक्टर रिलेशन था। तो बताना यहाँ पे, तो नॉर्मलिटी कितना दिया था, 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 ऊपर चिपकाएंगे, मोलरिटी निकाल लेते हैं इसका मोलरिटी कितना आ जाएगा, एन फैक्टर NaOH का कितना होगा, NaOH को अगर डिसोसिएट करेंगे तो 1 हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट होगा, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 होगा। तो यहाँ से हमारा फाइनली मोलरिटी इक्वल टू 0.2 आ गया। अच्छा सर, यहाँ पे आपने मोलरिटी क्यों निकाला, मोलरिटी मैं इसलिए निकाला क्योंकि मेरे को वॉल्यूम पता था वो भी ml में, तो अगर इसका नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH, तो क्या आता फॉर्मूला, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को ml में लेना है, तो मोलरिटी अभी निकाला 0.2, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारा 500 ml है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नीचे 10 आया, कट गया, कितना हो गया, 100 मिलीमोल आ गया, क्या आया, NaOH का नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ गया 100 मिलीमोल। ठीक है, समझ में आया। तो आप इससे H2SO4 का नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल सकते हैं, कैसे, हम जानते हैं अभी जो ट्रिक बताएं, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ LR बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ LR बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 required by स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ LR कितना है, LR का नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना है, LR का भी निकाले, जस्ट 100 निकालें, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2SO4 का 1 है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड निकालना x मान लेते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2SO4 का कितना है, 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 200 मिलीमोल आ गया किसका, H2SO4 का आ गया। और अब H2SO4 का क्या निकालना है, वेट निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या है, मोल, मिलीमोल्स के टर्म्स में थोड़ी वेट निकालते हैं, मोल के टर्म्स निकालते हैं ना, कि अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, ये होता है। अब यहाँ पे वेट ग्राम में आएगा जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, लेकिन यहाँ तो मैंने मिलीमोल्स निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मिलीमोल्स से मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है ना। तो हम जानते हैं एक मोल में 1000 मिलीमोल होता है, ये दोनों में रिलेशन है मिलीमोल मोल में, तो 1000 मिलीमोल इज इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 1 मिलीमोल बराबर 1/1000 मोल, तो कितना मिलीमोल है, 200 है ना, तो 200 मिलीमोल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 इंटू 200, कट गया, 2 5 जा 10, तो 1/5 मीन्स 0.2 मोल आ गया आपका H2SO4 का। ये x क्या था हमारा, x था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 था, x क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 था, तो ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकला था 200 मिलीमोल्स, यहाँ पे क्या गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया 0.2, तो यहाँ पे 0.2 चिपकाइए
और वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 होता है। तो हमारा वेट कितना आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 98, कितना हो जाएगा, 8 टू 16, 9 टू 18, 90, तो कितना पॉइंट 19.6 ग्राम आ जाएगा। तो H2SO4 का 19.6 ग्राम चाहिए NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये आपका सवाल है। तो सवाल नंबर 4 आप बना के लाइएगा, सवाल नंबर आप 3 बना लीजिएगा। 2 तो बता दिए थे, 1 भी बता दिए थे, ठीक है। तो एक और मेरा आज का टॉपिक था जो आज पूरा नहीं हो पाया, वो था हमारा हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो हम वो टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जितना सारा सवाल आज बताया गया, सारे सवालों को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और ये सारे सवाल बनाइएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है।